नमस्ते। तो हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, अनुलेखन की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है, क्या मैकेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोकैरियोट्स में आपको पता है न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट है वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म होगी। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है। हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो कोई एक ऐसा एंजाइम काम में आना चाहिए जो डीएनए डिपेंडेंट हो, डीएनए पर आधारित हो, आरएनए को पॉलीमराइज करवाए। एक ऐसा एंजाइम हो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, और इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम काम में आता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो एक सिंगल टाइप का ही होता है, अलग अलग टाइप्स नहीं होते, सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो एक होलो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। होलो मीन्स एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसमें खूब सारी सब यूनिट्स जुड़ी रहती हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है ये मेनली दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होती है सिग्मा और एक होती है कोर एंजाइम। सिग्मा और कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में दो यूनिट्स होती हैं अल्फा की, एक होता है बीटा, एक बीटा डेस और एक ओमेगा। तो कोर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है दो सब यूनिट्स जुड़ती हैं अल्फा की, एक बीटा डेस और एक ओमेगा, ये मिलकर बनाते हैं कोर एंजाइम। कोर एंजाइम के साथ में सिग्मा फैक्टर जब जुड़ जाता है, ये क्या है आपका सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जुड़ते ही ये बन जाता है होलो एंजाइम। जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपस्ट्रीम में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपस्ट्रीम में मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट होता है उससे पहले कुछ रीजन होता है, डीएनए की कुछ सीक्वेंस होती हैं जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर एस्टेब्लिश होता है, जहाँ स्टेबलाइज होता है, और उन सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रमोटर। और उस प्रमोटर की पहचान करने का काम होता है इस सिग्मा फैक्टर का। कोर एंजाइम में हम बात करें तो कोर एंजाइम में हमारे जो अल्फा होते हैं, अल्फा जो दो सब यूनिट्स हैं, जो बोथ सब यूनिट्स ऑफ अल्फा, इनका काम होता है असेंबली ऑफ कोर एंजाइम। कोर एंजाइम के जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सब को आपस में जोड़ के रखने का काम होता है अल्फा 2 का। बीटा और बीटा डेस जो होते हैं, बीटा और बीटा डेस, ये आरएनए पॉलीमराइजेशन करते हैं, आरएनए सब यूनिट्स को जोड़ते जाते हैं, डीएनए टेम्पलेट को कॉपी करते हुए आरएनए सब यूनिट्स को जोड़ते जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमराइजेशन का काम होता है बीटा और बीटा डेस का, और ओमेगा का काम होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ कोर एंजाइम ऑन डीएनए। डीएनए पर कोर एंजाइम को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, उसको फिक्स करने का काम किया जाता है ओमेगा सब यूनिट से। तो ये कुल मिलाकर ये होलो एंजाइम जिसमें सिग्मा और कोर एंजाइम ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़कर ये बनाते हैं होलो एंजाइम। एक सिंगल टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स में।
ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब डीएनए को एज ए टेम्पलेट कॉपी करते हुए ये आरएनए बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के बाद हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म की प्रोकैरियोट्स में। मैकेनिज्म में हम सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बात बताऊंगा थोड़ी सी प्रमोटर की। हम बात कर रहे थे सिग्मा फैक्टर जो होता है, होलो एंजाइम का जो पार्ट होता है सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। प्रमोटर रीजन क्या होता है? जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उससे अपस्ट्रीम सीक्वेंस होती हैं, जहां सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जाकर स्टेबलाइज होता है, उस सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है? सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, जहां सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। जैसे ये हम बात करें डीएनए की, ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट है। +1 मीन्स स्टार्ट पॉइंट। इससे पहले यहाँ से लगभग 10 बेस पेयर पहले -10 पर, यहाँ से -10 पर सीक्वेंस होती हैं TA-TA-80 TA-TA-80। इन TA-TA-80 सीक्वेंस को टाटा बॉक्स भी कहा जाता है और कई जगह इसे प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है, टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि टाटा बॉक्स की जो सिचुएशन है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले की तरफ है, तो अपस्ट्रीम। तो क्या होगा? -10 अपस्ट्रीम, सिचुएटेड -10 अपस्ट्रीम क्या पाई जाती है? TA-TA-80 टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स। यहाँ से -35 पर एक सीक्वेंस होती है TA-GA-CA, ये कॉन्सेंसियस सीक्वेंस होती हैं। और इधर ही -40 से -60 तक, -40 से -60 तक एक होता है UP एलिमेंट। तो -10, -35, -40 to -60 ये और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं प्रमोटर। ये सारी चीजें क्या मिलकर बनाती हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर में क्या क्या चीजें आ गई? एक तो आ गया UP एलिमेंट, ठीक है, एक आ गया -35 सीक्वेंस, एक आ गया टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स, और एक आ गया आपका +1 साइट या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ये 4 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? प्रमोटर। और इस प्रमोटर को पहचानता है सिग्मा फैक्टर और यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। बात करें मैकेनिज्म की प्रोकैरियोट्स में, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करें इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन कैसे होता है? सबसे पहले डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए का ये +1 साइट मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है,
और ये रीजन है आपका प्रमोटर। ये रीजन क्या है? प्रमोटर। इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनएपी। आरएनए पॉलीमरेज इसे रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, पहचान कर यहाँ बाइंड होता है। पहचानने के बाद में यहाँ बाइंड होता है। ये हमारा +1 साइट है, ये प्रमोटर जहाँ पर ये -10 है, ये -35 है, ये -40 -60 जो भी हमारे टाटा बॉक्स, प्रिग्नो बॉक्स और हैं, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? प्रोटीन है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, प्रोटीन है, और ये हमारा डीएनए है। डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इंटेक्ट रहते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज करके। ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज की जो हेलिकेज एक्टिविटी है, ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए मेल्टिंग कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? डीएनए मेल्ट हो जाता है, डीएनए मेल्टिंग हो जाती है। डीएनए मेल्टिंग होकर, तो डीएनए मेल्टिंग होते ही ये आपका आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए, दो चीजें हैं, तो ये बन गया ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, दो खुल गया ये, ठीक है। और दो चीजें हैं, प्रोटीन और डीएनए, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स में आरएनए पॉलीमरेज अपनी पॉलीमरेज एक्टिविटी से आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, और जोड़ने से बन जाता है आरएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये आपका डीएनए और ये आरएनए, तो ये बन जाता है हमारा ओपन टर्शरी कॉम्प्लेक्स। ओपन टर्शरी कॉम्प्लेक्स। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनके बीच में जो पहला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो पहला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में क्या होता है? प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है, जुड़ता है, तो बनता है क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। हेलिकेज एक्टिविटी से डीएनए मेल्ट होता है, मेल्ट होने से जो आपका डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो बन जाता है ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। और फिर पॉलीमरेज एक्टिविटी से जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड किया जाता है। दो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है पहला, तो बन जाता है आरएनए, तो अब हो गया वो ओपन टर्शरी कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन बाद में हम बात करें इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इलोंगेशन में सीधी सी बात है कि जो 3' OH है, जो आरएनए है, न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड है, उसके 3' OH पर नए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं और एक नया आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता जाता है। तो इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है? ग्रोविंग ऑफ आरएनए फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट टू ट्रांसक्रिप्शन
टर्मिनेशन साइट, स्टार्ट साइट से लेकर टर्मिनेशन साइट तक जो ग्रोविंग है आरएनए स्ट्रैंड की, उसे हम बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लेकर लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन में यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि इलोंगेशन किस तरीके से होता है। तो जैसे ये आरएनए स्ट्रैंड है और ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, ये प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड है जिसका 3 प्राइम OH फ्री है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ता है और यहाँ ऐड करता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़कर यहाँ ऐड करता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जैसे ATP, GTP, TTP या UTP होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, इन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो अल्फा फॉस्फेट है वो तो यहाँ जुड़ जाता है, बाकी 2 फॉस्फेट हैं वो 2PI के फॉर्म में बाहर रिलीज होते हैं। ये 2PI से बन जाते हैं पायरोफॉस्फेट PPI। और जब ये पायरोफॉस्फेट बनते हैं तो यहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी काम में आती है, एनर्जी यूटिलाइज्ड इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहाँ से आती है, आपके पायरोफॉस्फेट से आती है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाता है जबकि 2 फॉस्फेट बाहर निकलते हैं और वो दोनों फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं और जो एनर्जी निकलती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के काम में आती है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो आप बता सकते हो कि जो प्रीकर्सर न्यूक्लियोटाइड हैं वो ट्राइफॉस्फेट होते हैं, एक ही फॉस्फेट यूटिलाइज होता है। जो बीटा और गामा फॉस्फेट हैं ये पायरोफॉस्फेट में चेंज होते हैं और जब पायरोफॉस्फेट में चेंज होते हैं तो जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के काम में आती है। थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उस यूनिट का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन सीक्वेंस पर पहुंचता है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना बंद कर देता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन 2 तरीकों से होता है प्रोकैरियोट्स में। एक होता है रो डिपेंडेंट और एक होता है रो इंडिपेंडेंट, या हम इसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक। रो इंडिपेंडेंट या इंट्रिंसिक और एक होता है रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, एक रो हेलिकेजेज होते हैं, ये हेलिकेजेज टाइप की प्रोटीन होती हैं रो। ये क्या करती हैं, जो नए सिंथेसाइज आरएनए है उस पर चलती हुई जाती हैं और जैसे टर्मिनेशन सीक्वेंस आती हैं उनको रिकॉग्नाइज करती हैं और नए न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड को डीएनए टेम्पलेट से अलग कर देती हैं। रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे टर्मिनेशन सीक्वेंस आती हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीट से। ये इन्वर्टेड रिपीट्स जब कॉपी होती हैं डीएनए में तो ये हेयर पिन लूप बनाती हैं और उस हेयर पिन लूप की वजह से जो न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए है वो डिसोशिएट हो जाता है। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की। अगली कक्षा में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक जीवों में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में। थैंक यू।